हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश जोशी क्लासेस गाइस। तो सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी सही होंगे। तो मैंने आपको मॉर्निंग में गाइस एक पेपर दिया था, तो उस पेपर के रिगार्डिंग जो है आज हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। इस पेपर का टोटल ओवरऑल डिस्कशन क्या होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी खुश रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित्त रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ जो हैं आपके जीवन में आए। और इसी चीज़ के साथ जो है आप खूब स्वाध्याय करें और अपने कर्म पथ के ऊपर जो है बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें। तो हम जो है कि अब डिस्कस करने वाले हैं अपने पेपर को, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको जो है ध्यान से समझना है। पेपर के मध्य जो है हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं डिस्कशन करेंगे, इम्पोर्टेंट थोड़ा डिटेल में भी कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपना पेपर। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, देखिए, वह मुस्लिम मस्जिद क्या जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के वारिस को जो है रखा गया है। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन पता होना चाहिए आपको इसका क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी है, ठीक है। श्रीनगर इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं, पैगंबर जो होते थे गाइज वो आपके जो हैं प्रॉपर जो पैगंबर हैं आपका गाइज, जो मुस्लिम समुदाय है उस मुस्लिम समुदाय के जो होते हैं बहुत बड़े गुरु माने जाते थे पैगंबर, ठीक है। इनके मृत्यु के पश्चात खलीफा आए, ठीक है। और खलीफा के बाद जो आए, खलीफा के बाद जो है बेटा उलेमा वर्ग के जो लोग थे वो ही उलेमा वर्ग के लोग जो है मुस्लिम गुरु कहलाने लगे। ये तो आपका बन गया पहला प्रश्न। दूसरे में बात करते हैं, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो पता होना चाहिए कांस्य युग की सभ्यता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया गया है। तो उर्दू नाम से संबोधित किया गया है, क्या बोला है उसको, और यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला है दरिया ए हिंद बोला है, ठीक है। और कलिंग युद्ध, चौथा प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो गाइज ये कलिंग जो है आपका उड़ीसा का तटवर्ती इलाका है, ठीक है। उड़ीसा का जो है तटवर्ती इलाका है, वहाँ पर स्थित है कलिंग। और कलिंग बोले तो उड़ीसा में, और यहीं पर जो है बेटा युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था, फोर्थ का राइट ऑप्शन है आपका ए। 261 ईसा पूर्व जो है हमारे महान अशोक महान के द्वारा जो है इस युद्ध को लड़ा था। और अंतिम ही युद्ध माना जाता है किसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका, अशोक का, ठीक है। उसके जीवन काल का अंतिम युद्ध है। और उसके बाद अगर मैं बात करते हैं, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबोधित है। तो सभी समझते हैं चरक संहिता जो है आपका आयुर्वेद से रिलेट रखता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, आयुर्वेद। छठा क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। सभी को पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। कौटिल्य नहीं थे, बिंदुसार था नहीं, अशोक महान था नहीं, तो बचा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य बचा, ठीक है। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक रहे थे, ठीक है। फिर पूछता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक बच्चा कौन था, तो आपको पता होना चाहिए नंद वंश का अंतिम शासक था कौन, घनानंद। और इसी घनानंद को जो है पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी बैठते हैं और मौर्य वंश की स्थापना चलती है, ठीक है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका अष्टाध्यायी का, ठीक है। तो अष्टाध्यायी के आपके कौन है बच्चा, पाणिनि है, ठीक है। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। अशोक के लेख किस लिपि में लिखे हैं। तो आपका ऑप्शन सीधा यहाँ पर जाएंगे, कौन से, खरोष्टी में, अरमाइका या ब्राह्मी लिपि में। तो गाइज याद रखना है इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी है बच्चा। क्योंकि खरोष्टी लिपि में भी उसके सारे लिखे हुए हैं, अरमाइकी में भी लिखे हैं, ठीक है। जो विदेश में है वो अरमाइका लिपि में है, और जो इंडिया में वगैरह में मिले हैं वो ब्राह्मी है, और खरोष्टी इंडिया से बाहर वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका राइट ऑप्शन क्या होता है, तीनों ए बी एंड सी, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था लेकिन फिर भी। 10वें क्वेश्चन में बात करते हैं, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था बच्चा। आपको याद होना चाहिए चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। देखिए चाणक्य का जो था दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था यहाँ पर, तो याद होना चाहिए आपको, इसका राइट ऑप्शन है आपका विष्णुगुप्त, ठीक है। और उसके बाद बात करें 11th क्वेश्चन है, देखिए 11th क्वेश्चन में क्या बोलता है बच्चा, कौटिल्य एक अर्थशास्त्र में किस पहलू घर पर प्रकाश डाला है। देखो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है बच्चा, वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें क्या पर हैं। तो यहाँ पर जो है सारा का सारा जो है कौटिल्य ने अपना किस पे डाला है, सामाजिक में या राजनीति में। तो आपको राइट ऑप्शन क्या करना है,
तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, राजनीतिक नीतियों में डाला बेटा, ठीक है, कौटिल्य थे। तो क्यों, देखिए कौटिल्य ने बच्चा जब चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जब ये गद्दी पर संवार बैठे थे, तो इनको क्या ले जाया गया, उस समय तक्षशिला के आचार्य हुआ करते थे, कौन, कौटिल्य, और यहीं पर जो है संपूर्ण विद्या पर उनको निपुण बना दिया गया था। तो आपको याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र जो है उसी समय वो पुस्तक भी जो है विमोचन हुआ था उसका, और राजनीतिक नीतियाँ इसका राइट ऑप्शन है। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चा, चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन जो है कहाँ पर गुजारे, श्रवण बेलगोला में बच्चा, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला में काटे, और यहीं पर जो है एक जैन मुनि थे उस समय, ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस समय अकाल पड़ गया था, कहाँ पर, मगध में बच्चा, पाटलिपुत्र में मगध में अकाल पड़ा था। तो ये क्या कर गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य अपने एक जैन मुनि हुआ करते थे, उन जैन मुनि के साथ कहाँ पर चले गए, श्रवण बेलगोला में, ठीक है। तो याद आपको रखिएगा, ठीक है, बाद में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, ये भी याद रखना है। तो किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटकों का विषय है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी कौन है बच्चा, ये ही कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी समय बच्चा घनानंद का एक घनानंद जो था बच्चा, नंद वंश का अंतिम शासक था, इसके पास जो था एक आपका अमात्य राक्षस हुआ करता था, बहुत खतरनाक राक्षस था, जो बार बार पराजित करता था किसको, इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इनकी जो है मुद्रा राक्षस नाटकों का जो विषय है बच्चा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है उसमें, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। देखिए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आए थे बच्चा, तो ये आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट ऑप्शन है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो ये भी लेखक जो है इसके मेगास्थनीज है बच्चा, ठीक है। तो ये जब मेगास्थनीज भारत आता है तो यहाँ पर कई सारी चीज़ों का जो है उल्लेख करता है, वर्णन करता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, मेगास्थनीज। सम्राट अशोक महान किसका पुत्र था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसका था बच्चा, बिंदुसार का था, ठीक है ना। देखिए, कई बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर बिंदुसार पहले आया, बिंबिसार पहले आया, तो कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बिंदुसार मतलब BIN बिंदुसार, ठीक है। यहाँ पर है बिंबिसार, तो BIM, तो ABCDEFGHIJKLM, तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, M आता है या N, तो M आता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन आया था, बिंबिसार आया था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको याद रखना बेटा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होता है, 17th का बृहद्रथ, ठीक है। तो बृहद्रथ जो था बच्चा मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। वह कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम देवनाप्रिय दर्शी था, तो याद रखिएगा अशोक के जो स्तंभ लेख है बेटा, उन स्तंभ लेखों पर अशोक का नाम क्या लिखा हुआ है, देवना प्रिय, अर्थात देवनाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, भगवान को प्रिय, तो ये कौन था, अशोक था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका आता है 19th में, अशोक के समय दंड देने वाला एक उसका अधिकारी हुआ करता था बेटा, उस अधिकारी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा उसका जो अधिकारी था ये कौन था, राजूक था, ठीक है। ये ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजूक जो था ये अशोक के समय ऐसा अधिकारी था, दो गलत काम करते थे उनको दंड दिया जाता था, ठीक है, तो इनके खिलाफ, तो याद रखिएगा अशोक, इसका राजूक इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद 20th है, भारत का प्रथम देशद्रोही शासक किसको बोला जाता है बच्चा, ठीक है। तो प्रथम देशद्रोही शासक कौन है आपका, याद रखिएगा बच्चा, ये है आपका आम्बी, ठीक है ना, याद रखना इसके। उसके बाद देखिए, किस युद्ध को हाई डेज पीस का युद्ध कहा जाता है, देखिए इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको हाई डेज पीस का युद्ध किसको कहा जाता है, तो झेलम और जो था चिनाब नदी के मध्य में लड़ा गया युद्ध को ही क्या कहा जाता है, हाई डेज पीस का युद्ध बोला जाता है बच्चा, ठीक है। ये आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद देखिए, तक्षशिला के आचार्य कौन थे, तो तक्षशिला के आचार्य बच्चा आपको याद है, याद होना चाहिए, देखिए चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तो एक ही नाम है सबके, तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, तो आपको ये टिक लगा देना था, ठीक है। इसके बाद चाणक्य के ग्रंथों पर बेटा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है, तो याद रखना बेटा, इनके जो ग्रंथ हैं उस पर यहाँ पर इनको सम्राट बोला गया है, क्या बोला गया है, सम्राट बोला गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होनी हुई चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाली आपको याद होना चाहिए। अपने देखिए,
इसके बाद क्वेश्चन बनता है अपने शासनकाल में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था बेटा, तो ये भी किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था अपने ही शासनकाल में जो है विवाह बेटा। ठीक है, तो इन्होंने जो विवाह किया था बेटा, ऐसा उल्लेख मिलता है जो सेल्यूकस निकेटर था यूनानी शासक, जब सेल्यूकस निकेटर इनसे हारा तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और उस पुत्री से जो है इन्होंने अपना विवाह कर लिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है बच्चा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी को अपने उनके शासनकाल के दौरान भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह बताया जाता है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ था। उसके बाद सुदर्शन झील का निर्माण, अगर आपने अभी एआरओ का एग्जाम दिया है तो बच्चा उस एआरओ के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक अधिकारी था जिसका नाम था क्या, पुष्यगुप्त वैश्य। इसी पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर जो है इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, चंद्रगुप्त ने ग्रह त्याग किस पद्धति के द्वारा किया, तो याद रखना संलेखना पद्धति के द्वारा बच्चा। ये इन्होंने जैन धर्म को अपना के ग्रह त्याग कर दिया था। जैसे ही जैन धर्म इन्होंने अपनाया तो ग्रह त्याग कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा बौद्ध ग्रंथ महावग्गा के अनुसार जो है, देखिए बौद्ध ग्रंथ महावग्गा के अनुसार किस शासक के 101 पुत्र थे, तो याद रखना बच्चा किस शासक के जो है 101 पुत्र बताए गए हैं, तो आपको याद रखना है किसके, बिंदुसार के, किसके, बिंदुसार के। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ है एक महावग्गा। इस महावग्गा के अनुसार बताया जाता है कि ये जो बिंदुसार था इसके 100 पुत्र हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का उपासक था, सभी को पता है बेटा, जैन मुनि उसके दरबार में थे तो जैन धर्म का ही होगा। कलिंग का युद्ध राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद किया, तो 8 वर्षों बाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, जो कलिंग का जो ये युद्ध किया था इसने, इसके युद्ध के बाद 8वें वर्ष सारी चीज़ें बेटा वो त्याग रहा था। ठीक है, और उसके बाद ही जो है उसने ये ऐसा मन बनाया कि अब मेरे को राज्याभिषेक करना चाहिए। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी को माना जाता है। और यही राजतरंगिणी के लेखक कौन है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और ये जो राजतरंगिणी है बच्चा, इसमें कल्हण मैं बता ही देता हूँ आपको, कल्हण जी के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई। और इसी राजतरंगिणी में जो है बच्चा कश्मीर के जो राजा थे ललितादित्य के आक्रमण की सारी घटनाएं जो हैं इसी राजतरंगिणी में है, और इसलिए भारत का इसका प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ बोला गया है। अशोक का कौन सा स्तंभ लेख पहले मिला था, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा, दिल्ली टोपरा, याद रखिएगा बच्चा। ठीक है, अब देखिए अभी इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखिए अशोक का कौन सा स्तंभ लेख का पहले मिला था, तो आप कहेंगे कौन सा, दिल्ली टोपरा बच्चा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको, ये दिल्ली टोपरा क्यों लिखा हुआ है, टोपरा देखिए ये लिखा हुआ है, टोपरा बोले तो ये आपका कहाँ पर मिला था, और जैसे ही देखिए ये दूसरा है मेरठ है, अब ये मेरठ में मिला हुआ था तो बाद में इसको कहाँ लेके आया, दिल्ली लेके गड़वा दिया गया, तो इसीलिए इसको दिल्ली मेरठ बोल दिया गया। ठीक है, वैसे ही दिल्ली टोपरा था तो इसको दिल्ली टोपरा बोल दिया गया। टोपरा बोले तो हरियाणा बच्चा। ठीक है, तो हरियाणा में पहले मिला था लेकिन हरियाणा के बाद दिल्ली में गड़वा दिया तो दिल्ली टोपरा हो गया। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पांडवों ने अपना अजातवास किस महाजनपद में बिताया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक महाजनपद है ये महाजनपद, तो इन महाजनपदों में से आपका शायद आई थिंक 8वां या 9वां महाजनपद है मत्स्य, और इसी मत्स्य में जो है बच्चा ये इन्हीं पांडवों ने अपने अजातवास को जो है गुजारा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका बन जाता है। ठीक है ना, मत्स्य, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 11वां है मत्स्य, और इसी की राजधानी है विराटनगर। ठीक है, और विराटनगर वर्तमान भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो जयपुर भरतपुर के आसपास का है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भगवान बुद्ध को कौन से महाजनपद में निर्माण की प्राप्ति हुई थी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से महाजनपद में महानिर्माण की प्राप्ति हुई थी बच्चा, तो उज्जैन आता है। ठीक है, ये भी एक कौन सा है, मैं महाजनपद है, उन महाजनपद है, तो ये आपको याद रखना है। भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत कौन था, ये आपको याद रखना है। भारत में एकमात्र प्रथम विदेशी राजदूत कौन सा था, तो याद रखिएगा इसका आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है आपका, ये था आपका कौन, मेगस्थनीज। ठीक है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था भाई, तो प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था बच्चा, तो याद रखिएगा समझ के। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सुदर्शन झील से नहरें किसने निकाली, लिखिए अब ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि सुदर्शन झील से नहरें निकालने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको याद रखना है न चंद्रगुप्त को जाता है,
ठीक है, चंद्रगुप्त को नहीं जाता है। ठीक है, तो ये किसको जाता है, अशोक महान। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद जो है अशोक जो है गद्दी पर बैठा, बिंदु अपने बाप के बाद, बिंदुसार के बाद, जो फिर इसने क्या करा, सुदर्शन झील से नहरें निकाली, क्योंकि किसानों को परेशानी हो रही थी सिंचाई वगैरह के लिए, तो इसलिए जो है अशोक महान के द्वारा नहरें निकाली गई। प्रथम भारत का प्रथम सिजेरियन शासक कौन था, ये आपको याद रखना है। राइट ऑप्शन इसका बिंदुसार हो जाता है। ठीक है, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में किया बेटा, तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लिखा हुआ है, और वो 13वें शिलालेख में बच्चा ये किया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक जो है किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर को कहा जाता है। ठीक है बच्चा, अलेक्जेंडर को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है बच्चा। इसके बाद किस बौद्ध विद्वान के प्रभाव में आकर अशोक पूर्णतः बौद्ध बन गया था, तो आपको याद रखना है बेटा, इससे पहले भी जो था, जब अशोक शासक था तो इससे पहले भी कई लोगों ने इसको ज्ञान दिए थे। ठीक है, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद ये पूर्णतः जो था इसके पास जाता है, आपका किसके पास, आपको याद होना चाहिए, मोगली पुत्तिस। ठीक है, ये जो मोगली पुत्तिस थे बेटा, इन्हीं के प्रभाव में जो है आकर ये पूर्ण तरह बौद्ध बन जाता है। ठीक है, बौद्ध का उपासक हो जाता है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैंने आपको जो है बता दिया इसके बारे में, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके बाद आता है क्या, पहली बार अशोक के पहले स्तंभ लेख को किसने पढ़ा बेटा, याद रखना, देखो पहले किसने पढ़ा था और बाद में देखो किसने पढ़ा था, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा बेटा। ठीक है, किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और टिफिन थेलर ने पहली बार जो है इसकी खोज की थी, याद रखना। इसके दिल्ली टोपरा वाले को जो है पहली बार खोजा किसने, टिफिन थेलर ने, और टिफिन थेलर के बाद 100 साल बाद बताया जाता है बेटा ऐसा कि ये 100 साल बाद जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार पढ़ा गया था। ठीक है, याद रखनी है चीज़ें। अशोक ने किस गुफा का निर्माण अपने जीवन काल में किया था बेटा, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी, सुदामा या तीनों, तो बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन, आपको घबराने वाली बात नहीं है, इसका राइट ऑप्शन आपको क्या देना है बेटा, इसका राइट ऑप्शन आपके तीनों हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कर्ण चौपारा, विश्व झोपड़ी और सुदामा, ये तीनों गुफाओं का निर्माण जो है बच्चा इसने अपने शासनकाल के दौरान किया। और यहाँ पर इस गुफाओं में कौन रहते थे, इस गुफाओं में जो है बौद्ध भिक्षुक रहते थे। कौन रहते थे, बौद्ध भिक्षुक बेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अशोक के शिलालेख भारत में मिले हैं, उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, उसमें कौन सी बेटा, मैंने आपको अभी बताया था, इंडिया में जो जो मिले हैं उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। खरोष्टी इंडिया से भाग, अरमाइका तो बाहर वाले हैं, जैसे ग्रीक यूनान वगैरह में जो मिले हुए। अशोक के अभिलेखों के ऊपर कौन से जानवर की तस्वीर अंकित नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया सवाल, तो गैंडे की अंकित नहीं है बेटा, हाथी, घोड़ा, बैल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अंकित हैं, केवल और केवल गैंडा अंकित नहीं है, याद रखना। और इसी के प्रभाव में आकर बेटा जो हमारा, अगर आपने देखा होगा सत्यमेव जयते है, उस सत्यमेव जयते में भी ये सारी फोटो हैं, केवल गैंडा नहीं है। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है, तो याद रखना है, भारत का स्वर्णिम युग जो है किस काल को बोला जाता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये आपको बोला जाता है गुप्त काल को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है क्या, गुप्त काल। गुप्त काल का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप सभी को याद है, गुप्त काल का आदि पुरुष केवल एकमात्र है। ठीक है, कौन, श्रीगुप्त, इसका राइट ऑप्शन बन जाता है बेटा। ठीक है, किसे विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, किसे विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है बेटा, किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को जो है क्या बोला गया था, विसेंट स्मिथ ने भारत का प्रथम नेपोलियन बोला था बेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त प्रथम बेटा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, और यही चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक कहलाता है बेटा, याद रखना। माफ कीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन बेटा चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, समुद्रगुप्त है। ठीक है ना, समुद्रगुप्त इसका जो है राइट ऑप्शन है बेटा। और याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम जो है बेटा ये वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक की बात करूं तो वास्तविक संस्थापक का मतलब ये होता है जो वंश को जो है आगे चलाता है। ठीक है, और जो श्रीगुप्त था बेटा ये तो केवल और केवल खाली बना गया और इसकी डेथ हो गई थी, तो बाकी इतना कुछ उल्लेख मिलता नहीं इसके बारे में, सारा चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, और इस श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच बेटा, और ये घटोत्कच जो है राक्षस था, वंश में बेकार रहा। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम बना
और इसी चंद्रगुप्त प्रथम ने इस वंश को आगे चलाया और समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का महान शासक कहलाता है। कौन बेटा? समुद्रगुप्त। और जिसे विसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हुए, इन्होंने भारत का नेपोलियन बोला और ऐसा बताया जाता है कि इसने अपने शासनकाल के दौरान 100 युद्ध लड़े थे। ठीक है। किस गुप्त काल के शासक को सकारी बोला गया है? तो किस गुप्त काल के शासक को जो है सकारी बोला गया है? तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला गया। किसमें? चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला गया। कौन? सकारी बेटा। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अपने ही भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी। ठीक है, क्योंकि इसके समय शकों का आक्रमण था और शकों के आक्रमण को जो था इसने अपनी पत्नी को जो है उनको दे दिया था शकों को। तो इस प्रभाव में आकर इसी के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई की जो है हत्या कर दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख लगाने का श्रेय किसको जाता है? ये भी आपको याद रखना। सबसे ज्यादा अभिलेख किसके द्वारा लगाए गए हैं? तो कुमार गुप्त प्रथम बच्चा। ठीक है, किसके द्वारा? कुमार गुप्त प्रथम। और ये कुमार गुप्त प्रथम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बनता है और इसी को महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण हुई थी। ठीक है। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किस शासक ने कराया? तो याद रखना है आपको, किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, अपने शासनकाल में सुदर्शन झील का पुनः निर्माण। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको याद रखना है विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। मालवा अभियान किस शासक ने चलाया? तो याद रखना मालवा अभियान चलाया बेटा भानुगुप्त ने, क्योंकि इसके समय जो था ना हुणों का आक्रमण हो गया था। भानुगुप्त के समय बेटा हुणों का आक्रमण बोलो तो एक जो है खाना बदोश जाति हुआ करती थी, मलेज जाति बेटा खाना बदोश जाति थी, और वो जो है युद्ध कर रहे थे। तो भानुगुप्त ने यह मालवा अभियान करना पड़ा और उसमें होड़ों को पराजित किया। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? तो हर्यक वंश का जो है वास्तविक संस्थापक आपका बिंबिसार माना जाता है। ठीक है। किस शासक को भारतीय इतिहास का पितृहंता कहा जाता है? तो याद रखना ये भी आपका बिंबिसार है बेटा। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है क्या? बिंबिसार सॉरी माफ कीजिएगा, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को जो है पितृहंता माना जाता है बच्चा। भारतीय इतिहास का पितृहंता वंश कहा जाता है किसको? हर्यक वंश को। हर्यक वंश में जितने भी लोग हुए ना बेटा, इन्होंने सब में अपने बाप को मारा ही मारा है, उसके बाद जो है गद्दी पे संभाली है। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आपको याद रखना है बिंबिसार जो था बेटा आपका किस धर्म को मानने वाला था? तो ये आपको याद रखना जैन धर्म को मानने वाला था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था बच्चा? तो ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, हर्यक वंश का था ये भी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था बेटा? अग्रसेन, कालाशोक, घनानंद। अब आप बताएंगे मेरे को। ठीक है, तो कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसका अग्रसेन था बेटा, और यही अग्रसेन आगे जाकर जो है महापद्मनंद के नाम से प्रसिद्ध होता है, तो इसका नाम अग्रसेन भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूजिंग है, तो ये आपको याद रखना है। नंदों के अत्याचारों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है बेटा? जो नंद थे उनके अत्याचारों का उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलता है, याद रखना बेटा। ठीक है, तो किस में मिलता है? आपको मुद्रा राक्षस में मिलता है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से जो है आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये याद हो जाना चाहिए आपको क्या? मुद्रा राक्षस। ठीक है। फाइयान विदेशी शासक का ग्रंथ कौन सा है बेटा? याद रखिएगा फोकोकी जो है फाइयान विदेशी शासक जो आया था, इसका एक ग्रंथ था और इसमें सारा वर्णन किया इसने। जो अभी भारत आया तो क्या क्या देखा इसने, सब फोकोकी में उल्लेख है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है बेटा? कालिदास को कहा जाता है, सभी को पता है। किसको महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये आपका क्या है? नालंदा विहार बेटा। और यही नालंदा विहार में जो है, यहीं नालंदा विहार में जो है ये फाइयान आता है, यहीं पर पुस्तक पढ़ता है और जो है यहाँ से बताया जाता है कि कई हजारों पुस्तकें जो है चोरी करके जो है जब जाता है अपने चाइना यूनान, वहाँ चोर कर ले जाता है। कहाँ? नालंदा विहार में बेटा। ठीक है। किस गुप्त शासक ने राजधानी स्थानांतरित कर अयोध्या बनाई? तो याद रखिएगा बेटा, ये बनाई थी आपकी किसने? स्कंदगुप्त ने। भगवान बुद्ध का जो था बेटा लालन पालन किसने किया था? तो याद रखिएगा महामाया ने नहीं किया था, माया देवी ने नहीं किया था, किसने किया था? प्रजापति ने किया था। और जब प्रथम बार इन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश किया बेटा, तो यहीं से इनको गौतमी के नाम से जाना गया। तो इसका पूरा नाम गौतमी प्रजापति मिलता है। ठीक है, जब बौद्ध संघ में प्रवेश किया था बेटा पहली बार किसी महिला ने। माया देवी किस वंश की राजकुमारी थी बेटा? साकीगण की नहीं थी। साकीगण शुद्धोधन जो इनके पिता थे गौतम बुद्ध के, वो थे साकीगण के। और कौलीय वंश की राजकुमारी हुआ करती थी बेटा कौन? माया देवी या महामाया, इन्हीं का नाम है, ये भी याद रखना है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम सभी को याद है, राहुल।
भगवान बुद्ध की गृह त्याग की घटना को बेटा क्या कहा जाता है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद होना चाहिए, महाविनिष्क्रमण बोला जाता है बच्चा। ठीक है, भगवान बुद्ध के पहले गुरु कौन थे बेटा, तो याद रखना है भगवान बुद्ध के पहले गुरु थे आलार कलाम बेटा। ठीक है, अब्दुल कलाम मत कर देना, आलार कलाम इज़ द राइट ऑप्शन। रामपूत जो था इसके बाद थे बेटा। ठीक है, और भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे, तो ये देखिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में डाउट है बच्चा। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे, यहाँ पर कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल मिलती हैं बेटा। क्या कंट्रोवर्शियल मिलती है आपको मैं बता देता हूँ। तो ये है कि देखिए भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे, मैंने आपको बताया होगा, पढ़ाया भी था, तो इसमें राइट ऑप्शन मैंने आपको बताया था क्या, आनंद बताया था बेटा। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो यहाँ पर जो है इनके दो शिष्य का नाम मिलता है, तपस्सु और भल्ली। तपस्सु और भल्ली, अगर आपको याद हो, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, जब भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती तो ये एक जंगल में जाते हैं, और इससे पहले यहाँ पर 5 ब्राह्मण होते हैं और एक यष्टि होता है। ठीक है बच्चा, वो एक व्यापारी होता है इनके साथ। तो वो व्यापारी जो होता है वो जो उस व्यापारी उनको इन्होंने क्या दिया था बेटा, प्रथम उपदेश दिया था। और ऐसा अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, देखिए तपस्सु भल्ली भी हैं। ठीक है, तपस्सु और भल्ली प्रथम थे, तो फिलहाल अगर अगर ऑप्शन आता है आपका ये दोनों आए अगर एग्जाम में, तो ये कराना, आप टिक कराना तपस्सु या भल्ली में, वरना आनंद में कराना बेटा। ठीक है, आनंद जो था बहुत प्यार करते थे इसको, और ये प्रथम शिष्य माना जाता था, उपाली बाद में थी। ठीक है, ये शिष्या थी बच्चा। तो ये चीज़ें याद रखनी। कितने वर्षों के बाद गृह त्याग की घटना की कितने वर्ष में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बच्चा, तो ये आपको याद रखना है बेटा, कितने, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 वर्ष के बाद बेटा। ठीक है, 6 वर्षों के बाद जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, 9 6 15 35, इस टाइप से याद रखना, और यहाँ पर ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। सारनाथ में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है बेटा, सारनाथ में जब भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था तो उसको क्या बोला है, धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया है बेटा। क्या बोला गया, धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया है। अपने जीवन के अंतिम काल में भगवान बुद्ध कहाँ जाते हैं बेटा, याद रखना, कसिया बोले तो गोरखपुर। ठीक है, कसिया पहुंचते हैं बेटा, और यहीं पर कसिया पर ऐसा बताया जाता है बेटा, एक उसके यहाँ रहते हैं बेटा, किसके यहाँ, सुनार के यहाँ रहते हैं, और इस सुनार के यहाँ ऐसा बताया जाता है बेटा, अब खाने के लिए कुछ नहीं था, कई समय से कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ पर उसने जो है मांस भक्षण, सुअर का मांस जो था बनाया, और ये खाने के बाद ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान बुद्ध की जो है मृत्यु हो जाती, कहाँ पर, कसिया में बच्चा। ठीक है, भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है, तो याद रखना भगवान के जब जन्म हुआ था तो इसको किस तरीके से दर्शाया गया बेटा, तो इसको दर्शाया कमल के फूल से। ठीक है, बौद्ध के त्रिरत्न कौन से थे, 3 रत्न, बुद्ध धम्म संघ, ये सभी, बिल्कुल ये सभी थे। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी बेटा, याद रखना प्रजापति, और यहीं से इनको गौतमी प्रजापति बोला गया। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका कौशल के किस डाकू ने महात्मा बुद्ध की हत्या का प्रयास किया, तो बेटा याद रखना कौशल का ही एक डाकू हुआ करता था, अंगुलीमाल। ठीक है, और ये अंगुलीमाल जो है भगवान बुद्ध की हत्या करने आता है, लेकिन ऐसा चमत्कार दिखाते हैं कि इनका दास बन जाता है बेटा। ठीक है, तो याद रखना अंगुलीमाल। भगवान बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए बेटा, श्रावस्ती में सारे उपदेश दिए थे। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, भगवान बुद्ध को कहा जाता है, याद रखना। और ये हो गया बेटा, भगवान बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहाँ के थे, तो बेटा याद रखना कौशल के हुआ करते थे। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश बेटा इसी सुबुद्धू को दिया था, और याद रखना यही जो बेटा यही कसिया में गए थे, और यही जो था सुनार का था। ठीक है, सुनार इसका नाम था बेटा, सुबुद्धू उसका नाम था। भगवान बुद्ध की 4 आर्य शक्तियों में से कौन सी अलग हैं, छांटिए, तो याद रखना भगवान बुद्ध की 4 आर्य शक्ति कौन सी हैं, तो इन 4 आर्य शक्तियों में से आपको छांटना है कि यहाँ पर कौन सी है, तो ये महावी निष्क्रमण है बच्चा। क्या है, महावी निष्क्रमण है, याद रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग भी है, दुख समुदाय भी है, दुख निरोध भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं बात करूं तो देखिए बौद्ध संघ में दीक्षित होने की प्रक्रिया वहां पर उस समय क्या कहलाती थी बेटा, देखिए बौद्ध संघ में जब कोई दीक्षित होता था तो उस समय वहां की जो बौद्ध की प्रक्रिया थी बेटा क्या कहलाती थी, याद रखिएगा, प्रवज्जा कहलाती थी। क्या कहलाती थी, प्रवज्जा बेटा। जो भिक्षुक लोग होते थे ना, जो बौद्ध धर्म को कंप्लीटली मानते थे, वो प्रवज्जा होते थे। जो बौद्ध धर्म में कुछ छूट के साथ मानते थे वो उसको उपस्पंदा बोला जाता था। ठीक है, याद रखनी है आपको चीज़ें। बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियाँ हुई बेटा, तो बौद्ध
धर्म में केवल और केवल कितनी हुई, 4 हुई, 5 कभी जीवन में मत कर देना आप लोग, ठीक है ना। कितनी हुई, केवल और केवल 4 हुई थी। प्रथम बौद्ध संघ के दत्ते का आयोजन कहाँ पर हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए, 483 ईसा पूर्व में हुआ था बेटा, ठीक है। और इसी समय भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो उसी समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ था। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा को क्या कहा जाता है बेटा, याद रखना, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा को जातक बोला जाता है। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शून्यवाद का सिद्धांत, तो ये किसने दिया था, भगवान बुद्ध ने दिया था, ठीक है। किसे भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है बेटा, याद रखना, किसको, नागा अर्जुन इज द राइट ऑप्शन इन बिटवीन दीज ऑप्शन, ठीक है। तो नागा अर्जुन बेटा, और यही नागा अर्जुन जो था एक पर्वत पर जाता है, पहाड़ी पर जाता है, वहाँ तपस्या वगैरह करता है, और नागा अर्जुन गोंडा के नाम से एक राज्य बना देता है बेटा, ठीक है, याद रखना, नागार्जुन गोंडा, ठीक है, किसे, नागार्जुन, इसीलिए इसको भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए बेटा, ठीक है, याद होना चाहिए। भगवान बुद्ध